नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड ने भारत सरकार को 976 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। राज्य ने 976 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। पिछले दिनों बारिश से कई जिलों में यह भारी नुकसान हुआ है। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने यहां पर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था। एसडीआरएफ ने भी केंद्र को 400 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था। तो पिछले दिनों हुई बारिश को लेकर के 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम की तरफ से भी निरीक्षण किया गया था और अब उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है। बड़ी जानकारी है, इस वक्त बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नुकसान 976 करोड़ का हुआ है और इसलिए यह प्रस्ताव भेजा गया है भारत सरकार को। उत्तराखंड की तरफ से राज्य को 976 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। और पिछले दिनों जो भारी बारिश आई, जिससे आपने देखा था कि कई जिले इससे प्रभावित हुए थे, उस नुकसान का आकलन करते हुए 976 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्रीय टीम ने भी निरीक्षण किया था और इस नुकसान का जायजा लिया था। तो बड़ी जानकारी है, 976 करोड़ का प्रस्ताव उत्तराखंड ने भारत सरकार को भेजा है और रिलीफ के तौर पर 976 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजा गया है। चूंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 976 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और इसलिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने भी निरीक्षण किया था। उत्तराखंड के अंदर जो त्रासदी हुई थी उस आपदा का निरीक्षण किया गया था और उस टीम ने भी जो अपना अनुमानित एस्टीमेट था वो केंद्र सरकार को बताया था और अब राज्य ने भी 976 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है। पिछले दिनों जो बारिश हुई उससे कई जिलों में भारी नुकसान हुआ और अब केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा गया है। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम की तरफ से भी निरीक्षण इससे पहले इस नुकसान को लेकर के हो चुका है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से। ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड ने 976 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। बारिश से जो नुकसान हुआ उसका आकलन करते हुए 976 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया और अब 976 करोड़ का ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। पिछले दिनों बारिश से कई जिलों को यह भारी नुकसान पहुंचा था। कई जगहों पर आपने देखा था भारी लैंडस्लाइड हुई थी। पानी आने की वजह से भी कई जगह पर संपत्तियों का नुकसान हुआ है और ऐसे में अब 976 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। बातचीत करेंगे, डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं। प्रवीण, 976 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा गया है, क्या जानकारी? पिछले दिनों जिस तरह से तबाही देखने को मिली थी, खास करके बारिश के बाद कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में, उसके बाद कई सड़कें, पुलिया ध्वस्त हो गए थे और जमीन का कटाव भी हुआ, खेती की जमीन भी काफी बढ़ी थी। उसका आकलन किया गया था, राज्य सरकार के द्वारा आकलन किया गया था और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जल्दी एक टीम भेजेंगे और वो नुकसान का आकलन करेंगे। तो वो टीम भी तकरीबन 6 सदस्यीय टीम आई हुई थी और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ उन्होंने मौके पर जाके निरीक्षण भी किया था और उस निरीक्षण के बाद राज्य सरकार ने 976 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है और तो भारत सरकार को भेज दिया है। इसके अलावा एसडीआरएफ की तरफ से भी 400 करोड़ का प्रस्ताव गया है, क्योंकि एसडीआरएफ ही रेस्क्यू के कार्य में लगी, जो इसकी टीम लगी हुई थी। तो कुल मिला के देखें तो बड़ा जो है ये नुकसान है राज्य के लिए और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में पैकेज के रूप में भारत सरकार उत्तराखंड को ये धनराशि दे सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने ज्वालापुर क्षेत्र में गली मोहल्लों में चल रही डेयरियों का औचक निरीक्षण किया और फिर गंदगी फैलाने पर 9 डेयरी संचालकों के चालान भी काटे। इसके अलावा 17,500 का जुर्माना भी लगाया। वहीं 3 डेयरी संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी इस दौरान दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 18 और 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश में रहेंगे। उत्तराखंड के बीच में चल रहे परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर के धामी सीएम योगी के साथ बातचीत करेंगे। इस सवाल पर पूछे जाने पर सीएम धामी ने कहा कि निश्चित तौर से उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से इन विषयों पर बातचीत होगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि लंबित परिसंपत्तियों के मामले को जल्द सुलझा लिया जाए और इस पर कोई ठोस निर्णय अब लिया जाए। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई की है और उनकी यादें लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हुई हैं।
उस पर बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने वहाँ समय लिया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, और देखते हैं किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या क्या है, और उस पर हमने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, उनके साथ साझा करेंगे अपनी। हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि वहाँ बचपन बीता है और छात्र जीवन में मैं वहाँ एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूँ, तो सभी लोगों से मिलना है, तो उसमें छात्रावास जाने का भी कार्यक्रम। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी में एक बड़ा ऐलान किया, जहां पर उन्होंने कहा कि गंगोत्री सीट से निगम के पूर्व प्रधानाचार्य कर्नल अजय कुटियाल पार्टी के उम्मीदवार होंगे और सीएम उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति की पवित्रता की हवा गंगोत्री से ही शुरू होगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कर्नल कुटियाल ने आपदा के दौरान जिस तरह से बिना राजनीतिक स्वार्थ के उत्तरकाशी के लोगों की सेवा की, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। यहाँ का बच्चा बच्चा भी कर्नल कुटियाल को जानता है और युवाओं के दिल से वो जुड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर थे। इस दौरान उनके द्वारा ये घोषणा की गई। खुशखबरी है कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे, उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कुटियाल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। किस तरह से उन्होंने उत्तराखंड को राज्य बनाने की लड़ाई जिस सपने के साथ लड़ी थी, आज 20-21 साल बाद सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सब लोग महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी छला उन सपनों को और बीजेपी ने भी छला उन सपनों को। तो आज उत्तराखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा बहन जैसे, पुष्पा बहन तो आम आदमी पार्टी की सक्रिय नेता हैं, लेकिन पुष्पा बहन जैसे न जाने कितने लोग जिन्होंने क्रांतिकारी बन के आंदोलन में हिस्सा लिया और जिन्होंने ऐसा चाहा 21 साल पहले कि हमारा राज्य बन जाए, तो ऐसे एमएलए, ऐसे मंत्री होंगे जो यहाँ के लिए सोचेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में सोचेंगे, यहाँ के लोगों के नज़दीक होंगे, उनसे मिलजुल के काम कराया जा सकता। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी व्यवस्था को जनता के बीच पहुंचाने के लिए अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी के साथ मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रदेश सरकार के 9 विभागों की 75 जन सुविधाएं एक पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभागों में चलने वाली योजनाओं की जानकारी आम जनता को होना बेहद जरूरी है। इसके साथ वो कैसे घर पर बैठे ये सुविधा उठा सकते हैं, इसके लिए उन्नति पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें 75 से ज्यादा सुविधाएं अब एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। मार्कशीट हो गया, इसी तरह किया है मेरी तरफ। और खबर रुड़की से है, जहां के ढंडेरा गांव में युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर के 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई और दोनों पक्ष मेडिकल कराने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में दोनों पक्ष के बीच फिर किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष के लोग फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल दोनों पक्ष से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पे जय हरिखाल ब्लॉक में गुलदार के लगातार बढ़ रहे हमले से आमजन दहशत में है। पिछले 1 सप्ताह से जय हरिखाल विकासखंड के दर्जनों गांव में लोग खूंखार गुलदार के आतंक में जीने को मजबूर हैं। इस गुलदार ने कालागढ़ वन प्रभाग में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक पर हमला करके उसको अधमरा कर दिया। कई मवेशियों पर यह गुलदार हमला करके उनको अपना निवाला तक बना चुका है। बाग सैकड़ों कच्चे घर और गौशालाओं में तोड़फोड़ करने से भी क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जन सेवा मंच लैंसडाउन के संयोजक मनोज दास ने प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़ और पौड़ी से बातचीत करके इस क्षेत्र में पिंजड़ा को लगाए जाने की मांग की है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी गांव में हालचाल जानने नहीं पहुंचा है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी है। 24 और 25 नवंबर को यह कार्य समिति की बैठक हो सकती है। 26 नवंबर को बीजेपी की एक विशाल जनसभा भी होगी। रोड मैप को धरातल पर बीजेपी के दिग्गज नेता उतारेंगे। तो बड़ी जानकारी है, 24 से 25 नवंबर को कार्य समिति की बैठक हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 26 नवंबर को बीजेपी की विशाल जनसभा हो सकती है, ये जानकारी भी है। रोड मैप को धरातल पर बीजेपी के दिग्गज नेता उतार सकते हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है।
बड़ी जानकारी है आपके स्क्रीन पर। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। उधर उत्तराखंड के घनसाली में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने विषम परिस्थितियां होते हुए भी गांव में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में अपनी अहम भूमिका को निभाया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती समेत सफाई कर्मचारी और पीआरडी के जवानों को सम्मानित किया गया। बीजेपी अनुसूचित जाति के कार्यकारी सदस्य दर्शनलाल आर्य ने कहा कि पूरे घनसाली विधानसभा क्षेत्र में 12 स्थानों पर इस तरह के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हम यहाँ पे जिन्होंने कोरोना काल में जो काम किया है, जो कोरोना योद्धा बने हैं, हम उनको सबको सम्मानित करते हैं, सबको सैल्यूट करते हैं। हमारे प्रधान, उप प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, प्रहरी, सफाई कर्मचारी, पुलिस, डॉक्टर और ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर जितने लोग में तमाम लोगों ने जो काम किया है, डीलर, राशन डीलर, सारे डॉक्टरों ने, हम उनको सम्मानित कार्यक्रम कर रहे हैं कि उनको सम्मान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर हमारे साथ कुछ ऐसा भेदभाव अगर होता है कोई बीमारी से तो हम सब लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो उत्तराखंड में अभी हाल में ही बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं, लेकिन उसके बाद 4 धाम में से एक और धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। कपाट बंदी से पहले होने वाली पूजा अब शुरू हो चुकी है, जो कि 5 दिनों तक लगातार चलेगी। आज श्री आदि केदारेश्वर के कपाट बंद हो जाएंगे, तो फिर वहीं 18 नवंबर को खड़क पुस्तक पूजन होगा और उस दिन वेद ऋचाओं का पाठ बंद होगा। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि 19 नवंबर को मां लक्ष्मी पूजा और आह्वान होगा और 20 नवंबर को शाम 6:45 पर बद्रीनाथ धाम के भी मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए फिर बंद किए जाएंगे। दो 2022 के चुनावों की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों में दावेदारी को लेकर के जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। अल्मोड़ा विधानसभा से अब कांग्रेस में गर्माहट होने लगी है। हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता बिट्टू कर्नाटक ने अल्मोड़ा विधानसभा से खुलकर ताल ठोक दी है। उनकी पार्टी के आला नेताओं ने उनको टिकट को लेकर के आश्वस्त किया है और उनको टिकट मिल रहा है। उन्होंने नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने तेवर तेज करते हुए ये कहा कि वह हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधानसभा पर्यवेक्षक और पूर्व मेयर रमा खलको को द्वारी खाल में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। विकासखंड में पहुंचने पर रमा खलको के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। इस अवसर पर रमा खलको के द्वारा द्वारी खाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के द्वारा कराए गए कई जनहित के विकास कार्यों की तारीफ की गई है। इस दौरान डाडा मंडी स्थित मंच और सांस्कृतिक भवन का निरीक्षण भी किया गया है। इस अवसर पर चंद्र मोहन खरकवाल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी विकास ने भी प्रभारी विधानसभा यमकेश्वर हुकुम उनियाल मौजूद रहे। तो राजाजी टाइगर रिजर्व की सभी रेंज के गेट खोल दिए गए हैं और पार्क खुलने के पहले ही दिन चीला रेंज में हंगामा खड़ा हो गया। जिप्सी चालकों की हड़ताल से जंगल सफारी करने आए पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच दिल्ली के एक यात्री ने वन मंत्री हरक सिंह रावत को फोन करके पार्क का गेट खोलने की गुहार लगाई। मंत्री हरक सिंह रावत ने नाराज जिप्सी संचालकों को आश्वासन दिया कि वो कल ही देहरादून में उनसे मुलाकात करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मंत्री के आश्वासन पर जिप्सी संचालकों ने बाहर से आए पर्यटकों को जंगल की यात्रा करवाई। वहीं रुद्रप्रयाग में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के स्मृति में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विधायक भरत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधायक भरत सिंह ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माधो सिंह भंडारी का बलिदान अतुलनीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं हाफ मैराथन दौड़ में अंकित और निकिता ने पहला स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने मैराथन दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।
मैं ढूंढ करके भी देख नहीं पाता हूं कि कहीं पे तो उत्तराखंड सरकार शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है। इसके तहत शहीद के घर की मिट्टी को लेकर के सैन्य धाम बनाया जाएगा। सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा के शहीद सावन शाह के घर की मिट्टी को भेजा है। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि भारत के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, जो हर घर के शहीद के घर की मिट्टी से सैन्य धाम को बनाया जाएगा और शहीदों को पूर्ण सम्मान मिलेगा। तो देहरादून से खबर है, सांसद अनिल बलूनी ने एक बड़ा बयान दिया है कि सुस्त काम करने वाले अफसरों पर अब एक्शन लिया जाएगा। लापरवाही पर बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। विकास कार्यों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अधिकारियों को चिन्हित करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात अनिल बलूनी की तरफ से कही गई। तो अनिल बलूनी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को लेकर के ये बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि जो अधिकारी सुस्त रफ्तार से काम कर रहे हैं या फिर जो लोग काम में लापरवाही बरत रहे हैं अधिकारी, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। और ऐसे में सुस्त काम करने वाले अफसरों पर एक्शन लेने की बात भी अनिल बलूनी की तरफ से कही गई है। तो विकास कार्य की योजनाओं में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये विकास परियोजनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सकें, जनता को समर्पित हो सकें, इसलिए इसमें जो लापरवाही बरत रहे हैं अधिकारी या जो सुस्ती बरत रहे हैं, जो ढिलाई कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, विकास कार्यों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ये बात अनिल बलूनी ने कही। और चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।